नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाभ भाव में अधिक से अधिक ग्रह होने पर जीवन में किस प्रकार का अनुभव व्यक्ति महसूस करता है और इसको कई जगह हम ऐसा क्यों जोड़ लेते हैं कि भाई ये कुछ मामले में क्या अशुभता देने वाला भी हो जाता है क्या। कई जगह 11वें भाव को कुछ विषयों के लिए अशुभता देने वाला भी माना जाता है, वो कब विचार किया जा सकता है। और देखिए, ज्योतिष थोड़ा बहुत भी जब व्यक्ति अध्ययन करना शुरू कर देता है तो व्यक्ति को कुछ एक भाव बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। उनमें से लाभ भाव मुख्य भाव ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी रूटीन इनकम है, भाई मेरा जो भी काम चल रहा है उससे मुझे कुछ ना कुछ अर्थोपार्जन, चाहे वो मासिक है वार्षिक है, वो जो हो रहा है मुझे ध्यान रखना है। मैं अभी इसमें ओवरऑल में लाइफ में क्या चल अचल संपत्ति जोड़ पाया वो नहीं है, लेकिन मेरी जो एनुअल इनकम है, मेरी जो वार्षिक मैं वेतनमान मुझे मिल रहा है या मासिक वेतनमान मिल रहा है, और उसका संबंध हम 11वें भाव के साथ जोड़ते हैं। तो इसीलिए देशकाल पात्र अनुसार आज के समय पर, क्योंकि वेतनमान वेतन भोगी इस प्रकार की आजकल ज्यादा चलने लगी है। पहले समय पर भी वो इस प्रकार का अर्थोपार्जन तो रहता ही था, लेकिन उसमें ऐसा कोई रूटीन इनकम हर महीने कुछ आ रहा है उस प्रकार की बजाय हम उसको ज्यादा जोड़ लेते थे हमारे चल अचल संपत्ति से, कि भाई हमारा जो धन भाव है, कुटुंब भाव है, वो इतना व्यापक है, इतना बढ़िया है, हमें वो प्राप्त हुआ है। लेकिन आज के समय पर, और वो बात भी सही है, मुझे भी बात सही लगती है कि कई मामले में यदि व्यक्ति के पास, क्योंकि इस प्रकार देखने में आ रहा है कि उसके पास अभी अचल संपत्ति नहीं भी है, फिर भी उसको यदि समय पर वेतन मिल रहा है तो उसकी कई ऐसी दुविधाएं हैं जो दूर हो जाती हैं। भाई मान लीजिए हम यदि दूसरे भाव की बात करते कि मेरे पास बहुत संपत्ति थी, किसी कारण से वो चली गई, ठीक हो गया, तो मेरा तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी यदि आगे मुझे रूटीन इनकम के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से कोई ऐसी दशाएं प्रतिकूल भी आ जाती हैं, कुछ मेरा कमाया हुआ धन चला भी जाता है, लेकिन अगले महीने अगले वर्ष फिर से मुझे रूटीन इनकम प्राप्त होता जा रहा है, तो मेरे कई भावों का जो बल है मैं बचा लूंगा। ठीक हो गया। तो लाभ भाव इस मामले में तो बहुत बड़ा धनात्मक भूमिका में रहता है, और आजकल तो मुख्य रूप क्योंकि सभी की इच्छा है, ऐसा पहले नहीं होता था, आज के समय सभी की इच्छा है मुझे भी कहीं नौकरी मिले, मुझे भी हर महीने का मुझे कुछ वेतनमान प्राप्त होने लग जाए। वो आज के समय ज्यादा ही है। आज के 300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले इतना व्यापक नहीं था ऐसा नौकरी पेशा जो शब्द है कि मैं नौकरी करता हूं। लेकिन अभी के समय पर तो नौकरी में जाना, जहां मासिक कुछ वेतन मिल रहा है, वार्षिक वेतन मिल रहा है, तो उसका बड़ा महत्व है। तो यदि किसी चार्ट में, फिर मैं वही बात बता रहा हूं कि आज के 400 वर्ष पूर्व हम कुछ भावों को ज्यादा वरीयता देते थे, आज के समय पर कुछ भावों को ज्यादा वरीयता दे रहे, माने दूसरे भावों को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। तो ये हमें अच्छे से विचार करना पड़ेगा, और कोई ऐसी मन में कोई ऐसी गलत भावना ना बैठ जाए, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। लेकिन मुक्ति के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है, चाहे वो 500 वर्ष पहले हो, 5000 वर्ष पहले हो, 5 लाख वर्ष पहले हो, वर्तमान हो, मुक्ति तो मुक्ति ही है। माने कई दफा जैसे ऐसा कह दिया जाता है ना, भाई हमारा बृहस्पति केतु संबंध आजकल के समय पर ज्यादा व्यवहारिक नहीं है, ऐसा कह दिया जाता है कई दफा। लेकिन ध्यान रखिए, हम यदि वास्तविकता और व्यवहारिकता में संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं, माने हम वास्तविकता तो वही है कि हमें मुक्ति को एक ना एक दिन पाना ही है। आज यदि वास्तविकता हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है, इसका माने एक ही अर्थ है कि अभी हम दूर हैं, अभी मुक्ति में समय है, बस इतना ही समझना है। ठीक हो गया। और संसार का जो भी भगवान ने अपने को दिया है, जो भी हमारा कर्म फल है, उस प्रकार से अभी हमें लग रहा है कि हमें तो बढ़िया से अर्थोपार्जन करना चाहिए, पैसा खूब कमाना चाहिए, रूटीन इनकम। तो रूटीन इनकम के लिए
लाभ स्थान की भूमिका सबसे अधिक है, और उसमें जितने ज्यादा ग्रह होंगे देश का पात्र अनुसार, माने आज के समय, उतना ही ज्यादा आप समझ रहे हैं कि भाई ग्रह अगर ज्यादा हैं तो जब दशाएं चलेंगी तो ज्यादा से ज्यादा ग्रह लाभ स्थान को अपना ऑफिस बना रहा है, ठीक हो गया। और लाभ स्थान को अपना ऑफिस बना रहा है मतलब उसका, चाहे उसको काम मिला है व्यय करने का, धन को खर्च करने का, फिर भी यदि वो धन को खर्च करने का काम लाभ भाव में बैठकर कर रहा है, मित्रवत होकर कर रहा है, तो हमारे धन का व्यय, हमारे धन का जो हमने जो कहीं पैसा लगाया है वो हमें लाभ देकर जाएगा, ठीक हो रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन लाभ स्थान है। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया, ज्योतिष थोड़ा भी जो पढ़ने लगा है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा लाभ स्थान बली हो। और आप चाहे पराशर होरा शास्त्रा में देखें, आप कहीं और किसी और कहीं भी विचार करें, किसी और विधा के जरिए जानने का प्रयास करें, 11वें भाव में ज्यादा ग्रह माने हमारे इच्छा पूर्ति के लिए तो अच्छा होता है। अभी उसका जो ऋणात्मक पहलू वो क्या हो सकता है, बोलते हैं यदि 11वां भाव बहुत बली है और हमारे मोक्ष भाव कमजोर हैं तो व्यक्ति संसार से इतना ज्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ इच्छा पूर्ति, सांसारिक इच्छा पूर्ति के साथ उसने जोड़ा हुआ देखा है, तो वो जब उसको डिपार्चर ऑफ सोल, उसको त्यागना पड़ता है, क्योंकि मुक्ति में तो त्याग करना माने छोड़ना आना चाहिए, और लाभ तो 12वें से 12वें है, ठीक हो गया। माने अगर लाभ बहुत बली है तो व्यक्ति को त्यागने में परेशानी होती है, बस ये एक ऋणात्मक पहलू माना जा सकता है। लेकिन यदि उसके मोक्ष भाव माने 4, 8, 12 भाव बली हैं तो मुझे लगता है वो समन्वय कर लेते हैं, समन्वय बना लेते हैं, ठीक हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए तो वो है ही लाभ स्थान, ठीक हो गया। तो हमने जो उदाहरण चार्ट लिया है ये एक महिला जातक का है और लगभग 50 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है, और जीवन में अलग अलग प्रकार के कार्यों से इन्होंने लाभ कमाया है, और वर्तमान में भी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से इनका जीवन चल रहा है। तो यदि हम बात करें, इनको महादशा जो वर्तमान में चल रही है वो सूर्य की महादशा चल रही है, ठीक हो गया। सूर्य वैसे 12वें भाव का स्वामी इस लग्न के अनुसार, लेकिन वो एग्जीक्यूट कर रहा है 11वें स्थान यानी लाभ स्थान से, और वो घर किसका है, चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा में वैसे मैत्री है, दोस्ती है, और लाभ स्थान में तो मैंने बताया ना, कोई भी ग्रह यदि लाभ स्थान से एग्जीक्यूट करेगा तो वो, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, वो फाइनली सांसारिक दृष्टि से तो लाभ देकर जाएगी। हालांकि 12वां भाव हम व्यय बोलते हैं, लेकिन इनके व्यय से भी इनको लाभ मिलेगा, ठीक हो गया। माने ये कुछ, अगर कुछ ऐसा जमीनी इन्वेस्टमेंट भी करने का विचार कर रहे हो, कहीं धन लगाने का विचार कर रहे हो, बहुत बढ़िया इनके लिए वो रहने वाला है। और वैसे इनके अगर इस चार्ट के बारे और विचार करें तो देखिए, कर्क राशि, ठीक हो गया, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, हम एक शब्द में यदि कर्क राशि को समझना चाहें तो कर्क को हम क्या बोल सकते हैं, मां। जो हॉस्पिटैलिटी केयरिंग जो कर्क को आता है वो किसी और को नहीं होता। माने अभी हम यहाँ पुरुष और महिला जेंडर इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। माने मां का जो गुण है, वो मां का जो गुण है वो पुरुष और महिला से अलग हटकर भी समझा जा सकता है, ठीक हो गया। उनका प्रधान गुण है कि बड़ा ध्यान रखना, दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसका बहुत ज्यादा मां को बहुत ख्याल रहता है। मां का प्रधान गुण क्या है वो कर्क राशि बता सकता है, ठीक हो गया। और ज़ोडिएक कर्क राशि, आप जानते हैं वो रियल एस्टेट भी है, तो रियल एस्टेट में भी इन्होंने अच्छा, और कहीं ना कहीं काम में भी इनका कहीं ना कहीं जैसे नर्सिंग, मेडिकल के साथ इनका संबंध है। और 11वें भाव से यदि हम आगे विचार करते तो 11वें से 11वें भाव में, ठीक हो गया, 11वें से 11वें भाव में सर्वष्टक वर्ग बल सबसे ज्यादा है, ठीक हो गया। और कई प्रकार की माने जैसे इनका रिसर्च भी इनका चलता है, और वो चीजें कई ऐसे पब्लिश भी हुआ है कई दफा। इनकी ये भी इच्छा है कि मैं भविष्य में वो मेरा जो मेडिकल की रिसर्च है वो कई अच्छे
नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो पब्लिकेशन हाउस है वहां पब्लिश हो, तो आने वाली देखिए सूर्य अब जाने वाला है, तो सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, और अभी तक तो फिर वो खर्चा करके ही लाभ देने का प्रयास कर रहा था। अब जब, और सूर्य का नेचर वैसे भी थोड़ा सा उसको क्रूर तो माना ही जाता है। अब चंद्रमा आने वाले हैं अगले 2 वर्ष के भीतर, तो फिर चंद्रमा जब आएगा तो चंद्रमा को अपने घर से काम करने से कोई नहीं रोकने वाला। उसका घर है, 11वां भाव उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक हो गया। तो चंद्रमा जब आने वाले हैं तो वो और बढ़ चढ़कर, माने लाभ से लाभ ही लेना है अब। तो जो इन्होंने अभी नींव रखी है, माने सूर्य के महादशा में जो उन्होंने नींव रखी है, वो चंद्रमा की विंशोत्तरी महादशा में और ज्यादा बली हो जाएगी। माने चंद्रमा को यदि देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो स्थान मिला है वो पुष्य नक्षत्र है। माने अगर आप और बढ़िया से विचार करना चाहें तो पुष्य का जो विंशोत्तरी ग्रह मानते हैं वो शनि मानते हैं, ठीक हो गया। तो शनि को भी वर्गोत्तम बल मिला हुआ है, यानी अगर नवमांश में देखेंगे तो वो सेम राशि में बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। इसी प्रकार से बृहस्पति को भी वर्गोत्तम बल मिला हुआ है, ठीक हो गया। तो ये जो शनि महाराज का 11वें भाव में बैठना है, वो किसी प्रकार से भी कोई ऐसा प्रताड़ना नहीं देगा। वो एक तो होता ही है, देखिए अमावस्या के नजदीक जन्म हुआ है तो मन में एक प्रकार का वो रहता ही है, थोड़ा सा मन कई दफा एकदम उदास हो जाता है, ठीक हो गया। चंद्रमा जितना कमजोर होगा उतना ही व्यक्ति को प्रसन्न रहने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक हो गया। ये प्रसन्नता जो विषय है ये अलग है, और जो धनागमन है ये अलग है। तो प्रसन्न होने के लिए हमें, माने इनके परिवार में कोई भाई है, बहन है, उनके साथ मिलकर जब तक रहेंगे तो प्रसन्नता बनी रहेगी, ठीक हो गया। और चंद्र कुंडली से भी यदि विचार करें तो देखिए चंद्रमा से 1, 2, 3, हालांकि लग्न से यदि 3rd हाउस के बारे में विचार करें तो राहु फर्स्ट इंप्रेशन ज्यादा अच्छा नहीं देता है जल तत्व राशियों में। तो सोसाइटी में मैसेज जा सकता है कि भाई बहनों का के साथ कुछ ऐसा प्रभाव ठीक नहीं रहा, लेकिन राहु अडेप्टिव प्लैनेट है और अपनी दशा आते आते, माने जैसे अभी तो चंद्रमा चलेंगे, चंद्रमा के बाद मंगल चलेंगे, फिर राहु आएंगे, तो राहु आते आते फिर तो वो काफी हद तक मंगल की तरह ही बर्ताव करेंगे, और उस भाव का सर्वष्टक वर्ग बल तो बली है ही, ठीक हो गया। और स्वामी इनका 9th हाउस मींस अप्रूवल हाउस में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा में मंगल के दौरान इनको रिलेटेड टू इनका जो पेपर वर्क है उसको भी अप्रूवल मिलेगा, ठीक हो गया। बिकॉज पेपर वर्क हाउस का स्वामी अप्रूवल हाउस में चला गया है, ठीक हो गया। और चंद्रमा की महादशा आगे रहेगी, तो चंद्रमा में मंगल में बहुत बढ़िया ऐसा। और जैसे मैंने बताया कि राहु भी फिर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ठीक हो गया। राहु फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंग्वेज, इन सब का भी अच्छा जानकार है, तो भाई बहनों में उसका भी प्रभाव दिखाई देगा। इनके आर्टिकल्स में भी, इनके जो भी ये लिखेंगे पब्लिश करेंगे उसमें भी वो विदेशी प्रभाव दिखाई देगा। और राहु को हम एक प्रकार इंटरनेट मीडिया प्लैनेट के साथ भी रिलेट करते हैं। तो जब इनका 3रे भाव संबंधित ग्रह की दशा आएगी तो कहीं ना कहीं इनका जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। तो वो आप चंद्रमा के महादशा में अलग अलग जो ऑर्डर है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। भाई चंद्रमा की महादशा जब शुरू होगी विंशोत्तरी में, तो पहले चंद्रमा में चंद्रमा ही रहेगा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, रियल एस्टेट का पूरा पूरा बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि चंद्रमा ज़ोडिएक का भवन भाव भी माना जा सकता है, कर्क राशि, ठीक हो गया। और चंद्रमा में जाने के बाद आप जानते हैं फिर विंशोत्तरी में क्या ऑर्डर आता है, चंद्रमा जाएगा तो मंगल आएगा। तो चंद्रमा में जब मंगल आएगा तो जो मैंने बताया कहीं ना कहीं मंगल का एग्जीक्यूशन 9th हाउस इज वो धर्म भी माना जा सकता है, उसको हमारी कर्तव्य परायणता माना जा सकता है, अप्रूवल माना जा सकता है, उसके साथ रिलेट किया जा सकता है। और अभी हम वर्तमान की यदि बात करें तो अभी इनको सूर्य में बुध चल रहा है, ठीक हो गया। तो सूर्य महादशा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और वो कहां से कर रहा है एग्जीक्यूट, लाभ स्थान से कर रहा है। बुध अंतरदशा में है, तो बुध का काम क्या है, हमारा आत्मविश्वास, हमारी पर्सनालिटी, हमारा आउटलुक और हमारा ऑफिस, ये 2 उसके ऑब्जेक्टिव हैं। दोनों कहां मिल रहे हैं, माने दोनों का स्वामी होकर बुध कहां बैठा है,
11वें स्थान में। तो स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसके बारे। अब जब बुध का डिपार्चर होगा अंतरदशा में तो केतु आएंगे विंशोत्तरी में। उस समय पर ये थोड़ा सा माने इसको आप कह सकते हैं धर्म यात्राओं में, और हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं, नवम भाव में यदि केतु का संबंध आ रहा है और केतु की दशा चलती है तो गंगा स्नान कराता है, धार्मिक यात्राएं कराता है, और गुरु से संबंधित भी संबंध बन रहा है, क्योंकि इसका जो स्वामी है नवम भाव का, वो अब कहां बैठा है, गुरु के घर में बैठा है। यदि नवम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4, शुक्र अपने से चतुर्थ होकर गुरु स्थान में जाकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। बाकी प्रेजेंटली जो हमने ये चार्ट लिया, यहां पर कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे कुटुंब भाव दोनों ही चार्ट से, माने चंद्र कुंडली से भी विचार करें, लग्न से भी, सर्वष्टक वर्ग बल में कम है, और कुटुंब का स्वामी कुछ मामलों के लिए तो ठीक होता है विदेश में जाना, लेकिन कुटुंब का स्वामी गृह गृहस्थी, घर का जो शांति है उसको वो कम करता है। माने लोगों का विस्तार अगर हमारे घर के आसपास हो रहा है तो फिर हम उनसे जुड़ाव रहेगा, और घर हमारे लोगों का विस्तार, हमारे नात रिश्तेदारों का विस्तार, हमारे कुटुंबजनों का विस्तार हमसे बहुत दूर हो रहा है। तो विस्तार तो हो रहा है लेकिन वो दूर है, तो कहीं ना कहीं वो जब हम उसका आनंद लेना चाहते हैं उस कुटुंब का, तो समय समय पर ये संभव नहीं हो पाता। मैंने घर में जो पार्टियां होंगी, घर में जो किटी पार्टी होगी, उसमें नदारद रह सकते हैं हमारे कुटुंबी जन। ठीक हो गया। तो गैदरिंग कम हो सकता है। और यदि संतानों की बात करें तो संतान सुख वैसे बढ़िया है। प्रथम भाव माने पंचम भाव से पहली संतान का मुख्य रूप से विचार किया जाता है। ओवरऑल वैसे संतानों का पंचम से ही विचार किया जाता है। तो उसका स्वामी कहां बैठा है, शनि लाभ स्थान में बैठा हुआ है और वर्गोत्तम होकर बैठा है। दूसरे संतान के लिए हम आगे माने पंचम से यदि आगे 3 बढ़ेंगे तो वो पहले संतान का भाई बहन है। तो यहां से अगर 1 2 3 तो 5वें से आगे 3 बढ़ेंगे तो क्या है, बृहस्पति। तो बृहस्पति भी वर्गोत्तम होकर 8वें भाव में बैठा है। वर्गोत्तम बल है, 8वें भाव से संबंध आ रहा है। तो और ऐसी इच्छा भी है कि भाई ये छोटी संतान जो इनकी है वो डॉक्टर पेशा मेडिकल लाइन में जाए, तो वो बिल्कुल ऐसा है। हालांकि उनके चार्ट को देखकर और सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से चार्ट में कुछ इंडिकेशन आ रहा है और हमारी दिशा, हमारा जो सोच है वो भी वही है, तो फिर वो काफी हद तक मैच कर रहा है। ठीक हो गया। और ठीक है, कुटुंब का थोड़ा सा गैदरिंग करते रहें। ये थोड़ा आर्टिफिशियल माने कमजोर है तो हमें क्या करना है, फिर उसको उसका निर्माण खुद से स्वयं करना पड़ेगा। अगर कमजोर है तो हमें जानकर कि भाई 2 महीने 3 महीने में हम घर में कोई ऐसी अच्छी गैदरिंग करें, उसमें कोशिश करें हम शामिल हों, लोगों को शामिल करें। और इनका जो विंशोत्तरी ग्रह तो शनि है, लेकिन इनका जो नक्षत्र का हम कह सकते एक प्रकार से देवता है वो बृहस्पति गुरु है। पुष्य नक्षत्र का देवता के बारे में आप पढ़ेंगे तो हमारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे वहां बृहस्पति। तो बृहस्पति से संबंधित जो भी ऐसा प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा गुरुओं के लिए। और बृहस्पति को हम सत्यनारायण भगवान के साथ भी जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से यदि ये सत्यनारायण भगवान का कथा कराएं महीने में पूर्णिमा के दिन, या ऐसा जैसा देश काल पात्र इसको लगता है 2 महीने में 3 महीने में, और सभी को बुलाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। तो लग्न से भी आप देख रहे हैं और चंद्रमा से भी देख रहे हैं, दूसरे भाव का बल कम है। और ज्यादा से ज्यादा दूसरा भाव यानी हमारा प्रॉमिसिंग नेचर, पंक्चुअलिटी, समय पर पहुंचना, दूसरे को इंतजार कभी नहीं कराना चाहिए। यदि दूसरा भाव हमारा असमंजस में है, कमजोर है, चंद्र से भी लग्न से भी, हालांकि दूसरे को इंतजार तो वैसे भी कभी नहीं कराना चाहिए। ठीक हो गया। हम अनावश्यक इंतजार क्यों करा रहे हैं। बट अगर दूसरा भाव हमारा कम है तो फिर हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, हमारा कमाया हुआ धन हम अपने ऊपर लगाने में दिक्कत होने लग जाती है। पता लगा मेरे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उसका मैं अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। ठीक है। तो ये समस्याएं हो सकती हैं यदि दूसरा भाव कमजोर है। तो दूसरे भाव के बल को बनाए रखने के लिए हमें ऐसी सोशल गैदरिंग करवाना और प्रॉमिसिंग, हाथ में डिजिटल रिस्ट वॉच पहनना और वो बड़े बहुत अच्छे ढंग से उसका पालन करना। ठीक हो गया। माने बोलते ना वादा, मैंने प्राण आपको देकर भी पूरा करूंगा। तो इस प्रकार का वादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा भाव यदि कम है
तो वादे का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक हो गया, वादा समय पर पूरा हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब है, तो वो हमारे पति पत्नी के प्रेम संबंधों को भी कमजोर कर सकता है। ठीक हो गया, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि दूसरे भाव को इंपॉर्टेंस दे। हालांकि इस केस में जो हमने चार्ट लिया वहां पर 7वें भाव का और 8वें भाव के स्वामियों की स्थिति वैसे ठीक है, इस कारण से हम बहुत ज्यादा विचार नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज जब कुटुंब भाव कम होता है तो फिर हमें जैसे सर्वष्टक वर्ग भी अगर देख लें 2, 7, 8 के औसत जो है वो 25 रीच कर जाते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 2, 7, 8 तीनों के ही सर्वष्टक वर्ग बल कमजोर होते हैं, स्वामी भी बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में दिखाई देते, तो फिर निश्चित रूप से हमें माने पार्टनर के साथ भी इशू उत्पन्न होने लग जाते। ठीक हो गया। और बाकी अच्छा है। अगर हम सोशल इमेज की बात करें तो आप जानते कन्या लग्न को कैसी इमेज बनती है कि भाई नियमों का पालन करने वाला। ठीक हो गया, तो ध्यान देना यहां पर जब मैं कन्या लग्न की बात करूंगा तो आपको मेल या फीमेल चार्ट से ऊपर उठकर यह विचार करना है कि कन्या की प्रॉपर डेफिनेशन हम यहां एस्ट्रोलॉजी में हमने क्या मानी है, यानी जो अपने वर्जिनिटी का पालन कर रही है, अभी भी जो कन्या है, नियम से कन्या है, वो हम उसको कन्या का ये दर्जा यहां दे रहे हैं। और कन्या को कन्या बनाए रखने में आप जानते संसार के सबसे कठिन व्रतों में ये माना जाता है। हमारा जो शील है, हमारा जो एक प्रकार से पति पत्नी के बीच में जो जैसे पति का पत्नी के प्रति पत्नी व्रत धर्म, और इसी प्रकार से पत्नी का पति के प्रति पतिव्रत धर्म, या अपने सतीत्व की रक्षा करना। कन्या जब तक है कन्या व्रत में रहे, वो एक प्रकार से कन्या व्रत है, माने ब्रह्मचर्य जैसे व्रत कहा जाता है, तो ब्रह्मचर्य एक जेंडर से ऊपर उठकर है, वो कन्या को भी अपने उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमें कन्यादान का फल मिल रहा है। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीजें विचार। अब हमारा मन में तो जो आता है हम वही करते हैं। ऐसा आजकल यही चल रहा है कि मन में जो आएगा वो करेंगे। तो आप जानते हैं यदि हम बायोलॉजी भी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी भी बोलते हैं कि नहीं, अगर हार्मोनिक बदलाव हो रहे हैं तो मन में जो आ रहा है वो नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ठीक हो गया, अनर्थ भी हो सकता है। ठीक हो गया, इसलिए ध्यान रखना है। ये वाक्य जो आजकल बड़ा प्रचलित हो गया है, मन में जो आता है मैं वो करता हूं, बहुत अनर्थ हो जाएगा ये। ठीक हो गया, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो तो हम वैसे भी सामान्यतः भी विचार करते हैं कि मन में ऐसा उठ रहा है, उसको उलझने ऐसी उठ रही है, उसको शांत करना चाहिए, विचार करके धैर्य इन सबका सहारा लेना चाहिए। ठीक हो गया, तो जब हम कन्या की बात करते हैं, कन्या लग्न की बात करते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं, तो ये अगर स्वामी बली है तो विशेषता है उसकी, और कि नियमों का पालन करने वाली। ठीक हो गया। और कर्क राशि है, वो मैंने बताया, वो राशि का माने मेरा खुद की ऑब्जर्वेशन मेरे लिए कि मैं प्रसन्नता से रहूंगा, सबके साथ मिलजुल कर चलूंगा, तो वो कर्क की विशेषता। ठीक हो गया, सो इसलिए ये आपको समझना पहले ज्यादा जरूरी है कि भाई वृषभ क्या है, किस प्रकार से बर्ताव करेगा, मिथुन क्या है। अब मिथुन का स्वामी केवल पढ़ लेते हैं हम, लेकिन मिथुन का कैसा स्ट्रक्चर है, मिथुन मैथुन शब्द से बना है, और बुद्ध का कौन सा रूप वहां दिखाई देता है, कन्या में कौन सा रूप दिखाई देता है। ठीक हो गया, तो जहां थोड़ा सा हास्य विनोद है, थोड़ा सा जोली नेचर आ जाता है मिथुन में, लेकिन कन्या में थोड़ा ज्यादा, हालांकि मैथ्स के मामले दोनों का लॉर्ड एक ही है, दोनों का जो स्वामी है, दोनों का ही स्वामी बुद्ध महाराज हैं, लेकिन दोनों राशि लग्न का स्वभाव अलग अलग है। ठीक हो गया, इसलिए ये पहले तो यही जानना जरूरी है। अब कई लोग बिना लग्न राशि का स्वभाव जाने फलित करने लग जाते, तो बहुत समस्या आने लग जाती है। कहते अभी दोनों का स्वामी तो एक ही है, वृषभ है चाहे तुला है, ऐसा समझेंगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक हो गया, राशि का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, अपना एक अलग स्वरूप है, उस स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। जब हम वो समझने लग जाते हैं तो ही भला होता है। और ये भला, जैसे मैंने बताया, ये भला कोई केवल सांसारिक दृष्टि से ना देखें, माने संसार को तो देखना ही है, लेकिन केवल जब संसार तक सीमित हो जाते हैं तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि कई बार हम सांसारिक दृष्टि से मेरा लाभ है तो
उसमें तमस ज्यादा हावी हो जाता है। भाई मैं अगर किसी का चुरा भी लूंगा तो मेरा लाभ हो जाएगा ना, तो उसको बताना पड़ता है कि नहीं नहीं, आपको यही लोक और परलोक दोनों का संतुलन, फिर वो आपके अकाउंट में दर्ज हो जाएगा। आपका जो आगे आपको उसका प्रारब्ध प्राप्त होगा, गलत से आपने जो अर्जन किया है वो बहुत खराब होगा। इसलिए कोशिश करना है कि आपको तमस से दूर रहना है, जहां तक संभव है रजस का भी कम से कम उपयोग करें, और सत्व में यदि जीना सीख लेते हैं तो हम अपने वास्तविक लक्ष्य को पा लेंगे। ठीक हो गया। तो लाभ स्थान में एक प्रकार का रज तो रहता ही है कि भाई मुझे इच्छा पूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर वो बहुत अधिक बढ़ जाता है तो कई बार डिपार्चर ऑफ सोल के समय, क्योंकि हमने हर चीज को सांसारिक महत्व के लिए ही समझा था, अब जब पता लगा कि मेरी अपनी आयु, मैं आज बहुत चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि नहीं नहीं, हर चीज को से लाभ निकालना आना चाहिए। अब 80 वर्ष की मेरी आयु हो गई है, अगर मैं अपनी दृष्टि से केवल सांसारिक बुद्धि ही समझाऊं आज तक, तो फिर हो सकता है मेरे दिमाग में है कि 80 वर्ष का मैं हो गया हूं, अब मेरा क्या, मेरा तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सांसारिक दृष्टि से, मैं तो बेकार हूं, कोई कर्म नहीं कर सकता हूं, वृद्ध हो गया हूं मैं अब। ये जो विचार है, इस विचार को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक हो गया। पता लगा वही हमारा वास्तविकता के लिए मुख्य लक्ष्य तो वही वृद्धावस्था में कर सकते हैं, वानप्रस्थ में कर सकते हैं। अब हम संसार के जो हमारी लाइबिलिटीज है उससे निवृत्त हो गए हैं। अब हमें जो भी गृहस्थ आश्रम में भाई संतान उनको बड़ा करना है, उनकी शिक्षा का लाइबिलिटी, वो पूरा हमने कर दिया है। अब हम साधना में लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसको, लेकिन व्यक्ति तो समझता ही नहीं है, साधक जो है वही समझेगा साधना क्या है। अब उसको केवल सांसारिक इच्छा पूर्ति समझ में आता है, उसके लिए साधना का कोई महत्व नहीं है। तो उसने केवल धर्म यानी कर्तव्य परायणता को क्यों धारण किया था, अर्थ और कामना पूर्ति तक उसको, लेकिन ये कहीं ले जाने वाला नहीं है, उसको फाइनल डेस्टिनी अचीव होने वाला नहीं है। अगर हमें कर्तव्य परायणता हमने धारण किया है मुक्ति के लिए, तो इन द मीन वाइल, बीच में रहते रहते हम अर्थ और कामना पूर्ति भी हो जाएगा और फाइनल डेस्टिनेशन भी अपने को मिल जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार से सैटेलाइट को लॉन्चिंग व्हीकल लेकर जाता है, आपको पता होगा वास्तविक रूप सैटेलाइट का बहुत छोटा है, लेकिन उसको जो लेकर जा रहा है, जो दिखने में रॉकेट की तरह दिखता है, वो लॉन्चिंग व्हीकल काफी बड़ा दिखता है। ऐसे ही हमारे शरीर को यदि लॉन्चिंग व्हीकल माना जाए, तो इस शरीर के अंदर रहने वाला जो है, जो चेतना शक्ति है, जो आत्मा शक्ति है, उसको हम सद स्थान पे, सही स्थान पर ले जाना चाहते हैं। ठीक हो गया। या उसको परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं। तो लॉन्चिंग व्हीकल तो हमारा शरीर है। तो इस शरीर को हम क्या देते हैं, एक नियमावली, जिसका नाम है धर्म कह लें आप उसको, बट दिस धर्म वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। यहां पर वो धर्म शब्द रिलीजन से नहीं, जैसे हम कर्ण और अर्जुन की जब बात करते हैं, दोनों ही सनातन पद्धति के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, मेरी डेडिकेशन जो है, मेरी कर्तव्य परायणता, मेरा अनुशासन, वो मेरा धर्म है, और उसी धर्म के जरिए मुझे मुक्ति को पाना है। माने मैंने शरीर जो मिला है मुझे, इस शरीर के जरिए, इस लॉन्चिंग व्हीकल के जरिए मुझे सैटेलाइट मींस मेरा जो चेतना है, मेरी जो आत्मशक्ति है, मेरी जो आत्मा है, इस शरीर के अंदर जो रहता है, जो मेरे मन का मन है, जो मेरे नेत्रों का नेत्र है, उसको मुझे उसके नियत स्थान तक पहुंचाना, ये मेरा वास्तविक लक्ष्य है। और उसके बीच में यदि माने इस लॉन्चिंग व्हीकल के कंफर्ट के लिए अगर मैं अर्थपार्जन कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं कामना पूर्ति कर रहा हूं, क्योंकि शरीर है तो भाई सामान्य क्रियाएं तो होंगी ही होंगी, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन हम अगर केवल लॉन्चिंग व्हीकल तक ही सीमित रहेंगे, हम उस सैटेलाइट पर ध्यान नहीं देंगे, तो लॉन्चिंग व्हीकल का तो कोई फिर सरोकार है नहीं। लॉन्चिंग व्हीकल जब तक सैटेलाइट को नियत स्थान पर उसको स्थापित नहीं कर देता है तो बेकार है, वो उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर, हमारी चेतना शक्ति आत्मा को सही स्थान पर स्थापित नहीं कर देता तो वो फिर बेकार है। तो लाभ स्थान में कई दफा यही समस्या आ जाती है, जब व्यक्ति केवल लाभ पर, शुद्ध लाभ पर फोकस करने लग जाता है और मोक्ष वृत्ति से कोसों दूर यदि चला जाता है, तो उसको डिपार्चर ऑफ सोल के समय दिक्कतें आने लग जाती हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।